हाँ तो नमस्कार साथियों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सुजस। सुजस जो है वो संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ये पुस्तिका है और फरवरी माह की सुजस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नव पल्लव नव संकल्प, यानी ये वसंत ऋतु के समय का मौसम है जहाँ जब फूल खिलते हैं। तो जो मुख्य रूप से सुजस है वो वसंत पे आधारित है। सुजस पत्रिका के अंदर जिस अवधि की ये जारी की जाती है, राजस्थान सरकार की सारी स्कीमें, सारे इवेंट्स, सारे कार्यक्रम आते हैं। और जो राजस्थान की जो जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो RS हो चाहे कांस्टेबल हो, सभी में, यानी कांस्टेबल से लेकर RS तक सब में राजस्थान सदन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अपन एक एक करके जो है वो प्रत्येक माह की या 2 महीने से जो भी आ रही है उनको अपन देखेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान सुजस, और वो कौन सी, फरवरी माह की। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो राजस्थान सुजस का दिया है उसमें इन्होंने गांधी जी के विचारों के प्रसार को लेकर एक लेख लिखा है। इस लेख में देखो, अपन सीधा से लेकर मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात तो सरकार ने गांधी अहिंसा निदेशालय बनाया है। क्या बनाया? गांधी अहिंसा निदेशालय। गांधी जी के विचारों को प्रचार करने के लिए गांधी अहिंसा निदेशालय बनाया। इसके अलावा उन्होंने सर्वोदय ज्ञान परीक्षा का आयोजन करवाया है। और इसके साथ साथ सरकार के द्वारा जो है वो जयपुर में एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है जिसमें गांधी जी के विचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं। और इसके साथ साथ कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पाठ्यक्रम चलाया गया है। उस पाठ्यक्रम का नाम है आनंदम। क्या नाम है? आनंदम। तो आनंदम पाठ्यक्रम जो है वो चलाया गया है और इकोनॉमिक्स सर्वे में भी इसको विस्तार पूर्वक समझाया गया। अपन देखते हैं क्या है आनंदम पाठ्यक्रम। देखिए, गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था, न्यासीता। कौन सा सिद्धांत दिया था? न्यासीता। न्यासीता क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ये था कि जो अमीर लोग हैं वो अपने धन से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद में शेष बचे हुए धन को गरीब लोगों के उत्थान में लगाएं और वो अपने आप को जो है वो उस धन का न्यासी समझे, मालिक नहीं समझे बल्कि ट्रस्टी समझे। और इसके कारण जो आनंद उनको प्राप्त होगा, उस आनंद के आधार पर ही इस पाठ्यक्रम का नाम क्या रखा? आनंदम पाठ्यक्रम। तो 2 चीजें याद रखनी है। एक तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा ये पाठ्यक्रम जारी किया गया और दूसरा इसमें गांधी जी के कौन से महत्वपूर्ण विचार को लिया गया, तो वो है न्यासीता का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता राजस्थान, अगला टॉपिक है। ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा राजस्थान। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ से अधिक के MOU जो है वो किया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण है। देखो क्या है, हाल में सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3,05,000 करोड़ के 90,000 मेगावाट से अधिक के MOU किए। कितने मेगावाट आपको याद रखना है? कितने मेगावाट के? 90,000 मेगावाट के MOU किए। और कौन से क्षेत्र में? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। वो ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है वो अक्षय ऊर्जा, जिसके अंदर क्या क्या आती है? जैसे सौर है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है। ये सारी किसमें आती है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आती है। तो इसके क्षेत्र में 3,05,000 के MOU किए हैं। और सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, या अपनी कह सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या प्रयास किए गए, ये देखिए, ये मुख्य रूप से मेंस एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या है कि कौन कौन सी नीतियाँ, क्या क्या उन्होंने सरकार ने कदम उठाए हैं, तो एक पूरा खाका उसमें खींचा जाता है कि सौर ऊर्जा नीति 2019 को जारी की। इसके अलावा सौर और हाइब्रिड नीति, इस सौर और हाइब्रिड नीति के अंतर्गत सरकार जो है वो पवन और सौर दोनों प्रकार की जो ऊर्जा है उनका उत्पादन और वितरण, दोनों चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।
सौर ऊर्जा नीति से संबंधित 10 मार्क का क्वेश्चन आया था RS मेंस में, तो वो महत्वपूर्ण है। रिप्स 2019, देखो रिप्स 2019 है राजस्थान रिप्स RIPS, राजस्थान इन्वेस्टर्स प्रमोशन स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए SGST जो सरकार के द्वारा ली जाती है, राज्य सरकार द्वारा, उसमें 100% छूट दी जाती है। SGST में 100% छूट जाती है और कितने समय तक, 7 वर्ष तक के लिए 100% छूट दी जाती है। और इसके अलावा और भी बहुत से फायदे इसके तहत दिए जाते हैं। तो इस रिप्स के तहत लिया है अक्षय ऊर्जा को। तो अगर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कोई संस्थान लगाता है या कोई इकाई लगाता है, तो उसको रिप्स के तहत जो जो छूट दी जाती है वो सारी रिबेट इसके तहत दी जाएंगे। इसके अलावा वन स्टॉप शॉप प्रणाली, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत कोई प्लांट लगाना है या कोई भी काम अपने को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में करना है, तो उसके अंदर जो है वो एक ही जगह पर एक खिड़की व्यवस्था है, ये एकल खिड़की व्यवस्था है, एक ही जगह पे है, वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है, जिसमें सारी प्रकार की अनुमतियां होती है। और इसके अलावा जैसे ऋण है, बिजली कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे प्रदान की जाती है। वर्तमान में 14 विभागों की 98 प्रकार की योजनाएं जो है वो वन स्टॉप शॉप प्रणाली के तहत दी जा रही है। इसके अलावा MSME एक्ट जो है उसके तहत देखो MSME एक्ट में क्या किया गया, MSME एक्ट लाया गया 2019 में। इस MSME एक्ट में जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उन सूक्ष्म लघु उद्योगों के की परिभाषा को बदला गया और MSME को जो फायदे दिए जा रहे हैं, जैसे 3 साल तक के उनको छूट दी जाती है, किसी भी प्रकार की निरीक्षण की छूट दी जाती है, लाइसेंसिंग की छूट दी जाती है और SGST में छूट दी जाती है। ये सारी छूटें जो MSME को मिलती है वो सारी की सारी छूटें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कोई प्लांट लगाता है तो उसको भी प्रदान की जाएंगे। इसके अलावा देखिए और देखते हैं अपन ईज ऑफ डूइंग, इसकी दशाओं में बाधाओं को दूर किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता, व्यवसाय करने की सुगमता, इसके क्षेत्र में सरकार ने जो है बाधाएं आती हैं, जैसे किसी प्रकार की अनुमति की बाधाएं हैं या विद्युत कनेक्शन की समस्या है, भूमि आवंटन की समस्या है, जो भी कोई प्रकार की बाधाएं आती है या कोई कष्ट आता है उसको दूर करने के लिए इसमें दिया गया है। हाँ, तो अब देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान एक नज़र में। सौर ऊर्जा में राजस्थान की क्या स्थिति है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वो है 10,506 मेगावाट। 31 जनवरी 2022 को केंद्रीय नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो डेटा जारी किए गए उसके तहत राजस्थान में 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता है। आपको ये डेटा जरूर याद रखना है, 10,506 मेगावाट, 10,506 मेगावाट। और पूरे भारत में उन्होंने बताइए 49,346 मेगावाट। तो देखिए पूरे भारत में 49,346 मेगावाट है, जबकि राजस्थान में है 10,506 मेगावाट। लगभग 20% भारत की कुल सौर क्षमता का लगभग कितना 20% जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान उत्पादन कर रहा है। और जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनको आप देख लीजिए, उनके नाम आपको याद रखने हैं। डेटा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे 1 नंबर पे है राजस्थान, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता किसकी है, राजस्थान की है, 10,506 मेगावाट। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक जिसकी है 7,534 मेगावाट। तीसरे पे गुजरात जिसकी है 6309 मेगावाट। यानी राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। और राजस्थान जो है वो भारत की कुल सौर क्षमता का 20% उत्पादन करता है। कितना उत्पादन करता है, 20%। टोटल 10,506 मेगावाट है। तो ये राजस्थान की स्थिति होगी। और राजस्थान में यदि सबसे बड़ा सोलर पार्क की अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो है भड़ला। याद रखना कौन सा है, भड़ला, जो कहाँ पे है, जोधपुर में। और
जोधपुर में है बड़ला। और एक स्कीम चलती है कुसुम। देखिए कुसुम योजना के तहत जो पहला प्लांट लगाया गया वो लगाया गया था बालोजी में। और ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में कोटपुतली के पास है। कहाँ पे है? कोटपुतली के पास, जयपुर जिले में कोटपुतली के पास पड़ती है बालोजी। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने, दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला में है, जो जोधपुर में है। इसके अलावा जो 3 टॉप स्टेट है वो राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात है। और राजस्थान 10,506 मेगावाट के साथ भारत की 20% सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। और कुसुम योजना के तहत भारत का सौर संयंत्र लगाया गया वो बालोजी में लगाया गया, जो कोटपुतली के पास है। फिर उसके बाद में अगला जो न्यूज इसके अंदर थी वो ये थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजनों की प्रदेश की दावेदारी होगी मजबूत। जयपुर के चौक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। देखिए चौमू के पास एक जगह है और उस जगह का नाम है चौक, जहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है। और ये जो चौक में जो स्टेडियम बन रहा है ये 3rd नंबर पे आता है, तीसरा बड़ा स्टेडियम है विश्व का। तो पहले दो कौन से हैं वो अपन देखेंगे। देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही ये देखिए पहले 2 कौन से हैं? चौक जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी लागत है वो 650 करोड़ रुपए है। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो होगी 75,000। ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि कई बार 2-3 फैक्ट उसके बारे में दिए जाते हैं तो पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो दर्शक क्षमता है वो होगी 75,000 होगी। और इसके साथ साथ यहाँ 2 प्रैक्टिस स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो किस जगह पे है? जयपुर में है, 650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और 2 प्रैक्टिस स्टेडियम भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब पीछे देखते हैं कि 2 बड़े, जो तीसरे नंबर का ये, तो 2 कौन से हैं? तो देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है, और इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बोला जाता है। और वो कहाँ पे है? गुजरात में। ये 1 नंबर का स्टेडियम है, सबसे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो मेलबर्न, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बना रहे हैं अपन, तो 2 कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है, और वो कहाँ पे है? गुजरात में। और दूसरा है मेलबर्न, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरा जो ये बन रहा है अपने वाला चौक में। तो तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, वो कहाँ पे बनेगा? राजस्थान में बनेगा। अब देखिए इंटरनेशनल स्टेडियम इन राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से इंटरनेशनल स्टेडियम है, कहाँ पे, किस किस जगह है? तो देखिए सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण होता है SMS स्टेडियम जयपुर, आपको पता ही है। दूसरा बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के लिए पिछले बजट में काफ़ी घोषणाएं भी हुई थी। और एक कानपुरा गांव के पास उदयपुर में जो है वो स्टेडियम है। और चौथा है चौक गांव जयपुर। तो ये 4 स्टेडियम, अभी तक 3 है, ये 4 हो जाएंगे जहाँ पे क्रिकेट के मैच हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। कौन से लेवल के? इंटरनेशनल लेवल के। एक SMS जयपुर है, दूसरा बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर है, तीसरा उदयपुर में है कानपुर गांव के पास, और चौथा चौक गांव जयपुर के अंदर जो निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड इन राजस्थान। अगली जो खबर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया बना हुआ है अपने संसद के पास, तो उसी की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। अब जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, उसी तरह से यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। जिसमें क्या होगा? जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक बैठकर सार्थक चर्चा करेंगे। अनेक दलों के जो विधायक हैं वो वहाँ पे बैठेंगे और उस क्लब में बैठकर वहाँ पे संविधान से संबंधित जो है वो चर्चाएं करेंगे। अब इसका फर्क क्या होगा? इससे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बेहतर होगा। देखिए दिल्ली में है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, और ऐसा ही उसी की तर्ज पे बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जिसमें यहाँ के विधायक बैठ के चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, इस क्लब का निर्माण विधानसभा के पास होगा। सबसे बड़ी बात तो कहाँ पे होगा? विधानसभा के पास। और विधानसभा कहाँ पे है? जयपुर में है। तो क्लब कहाँ बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में बनेगा। करीब 4,948 वर्ग मीटर, ये कोई याद रखने वाला फैक्ट नहीं है।
अब इसमें क्या क्या सुविधाएं होगी, इसके अंदर रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, सैलून वगैरह, ये सारी सुविधाएं जो है वो इसके अंदर प्राप्त होंगी। मतलब सारी सुविधाएं जैसे बैकअप सिस्टम है, सीसीटीवी, ये सारी सुविधाएं इसके अंदर प्रदान की जाएंगी। आप देखिए ये जो संविधान पार्क जो बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बन रहा है, उसकी और भी कुछ विशेषताएं होंगी। क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे बता रखी है वो आपको देखनी है। सबसे पहली चीज तो इसमें महात्मा गांधी की चरखा कातते प्रतिमा लगाई जाएगी। किसकी? महात्मा गांधी की चरखा कातते हुए प्रतिमा लगाई जाएगी। ये फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि इससे ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की प्रतिमा भी इसमें लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगेगी इसमें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अब मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि संविधान के ऐतिहासिक घटनाक्रम की जानकारी हेतु 45 शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। अब छोटी छोटी पट्टियां लगाई जाएंगी जिनकी संख्या होगी 45, और इन पे क्या होगा कि संविधान का जो निर्माण हुआ उस संविधान के ऐतिहासिक घटनाक्रम को उन पट्टियों पर लिखा जाएगा, जिनकी संख्या कितनी होगी? शिल्प पट्टियों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। इनमें संविधान सभा का निर्माण, अब देखिए इन पट्टियों में क्या क्या होगा? संविधान सभा का निर्माण, संविधान निर्माण और उसके 22 भागों की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा? संविधान सभा के निर्माण के साथ साथ उसके संविधान के जो 22 भाग हैं उनका भी विस्तार से वर्णन इसमें किया जाएगा। टोटल कितनी ये पट्टियां यहाँ पे लगेगी? तो 45 पट्टियां यहाँ पे लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देख अगली जो न्यूज है वो इसमें ये है, पीछे जो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला अपन पढ़ रहे थे, इसमें एक चीज और है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है इसमें कौन कौन आ सकते हैं? तो इसमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, वर्तमान और पूर्व विधायक जो है वो इसके अंदर बैठ के चर्चाएं कर सकेंगे। ये ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो कौन कौन आ सकते हैं। तो वर्तमान और पूर्व विधायक। अगला जो है वो देश में अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित होगा विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय, देखिए जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंख्या संचार विश्वविद्यालय। सबसे बड़ी बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसको पिछले कार्यकाल में राजस्थान कांग्रेस सरकार में खोला गया था। और ये कोई विशेष चीज नहीं है, आपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि दहमी कला, जयपुर में एक जगह है दहमी कला, जहाँ पे इसका नया भवन बनाया जाएगा, उसके लिए भूमि आवंटन की गई है। तो अभी सब दो चीजें याद रखनी है कि प्रथम विश्वविद्यालय पत्रकारिता का जो है वो कौन सा है? हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है। और इसके लिए जो भूमि आवंटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? दहमी कला जयपुर में किया गया है। ठीक है, 300 करोड़ रुपए की लागत, 328 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है वो 1.24 लाख वर्ग मीटर में निर्माण किया जाएगा। ये कोई विशेष फैक्ट नहीं है, आप तो दो चीजें याद रखें, दहमी कला और पहला विश्वविद्यालय। उसके बाद में देखिए अगली है अपने गोल्डन ड्रॉप से बम्पर क्रॉप, गोल्डन ड्रॉप से बम्पर क्रॉप। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं सरसों के खेत हैं, तो गोल्डन ड्रॉप के रूप में किसको माना जाता है? मावट। सरसों से देश भर में होने वाले उत्पादन का 25% राजस्थान के प्रदेश में करीब 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई सरसों की। राजस्थान जो है वो सरसों के उत्पादन में कौन से नंबर पे है? प्रथम पे है। लगभग 50% यहाँ पे उत्पादन होता है सरसों का, और 35 लाख हेक्टेयर में सरसों का जो है बोई गई है। अब गोल्डन ड्रॉप क्या है इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो भारत है, भारत में पश्चिमी क्षेत्र से ये जैसे भूमध्य सागर है, ठीक है, तो इस तरफ से जो हवाएं आती हैं इनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। और ये विशेष रूप से कब चलते हैं? सर्दी के मौसम में, शीत ऋतु में ये चलते हैं।
अब देखिए शीत ऋतु में जब ये चलते हैं तो इनसे भारत के लगभग इस क्षेत्र में बरसात हो जाती है। हालांकि ये बरसात है वो बहुत ही कम होती है, न्यून होती है, लेकिन ये जो बरसात होती है, इस बरसात के की वजह से यहाँ की जो फसलें हैं उनके लिए वो अमृत के समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बरसात होती ही नहीं है, बिल्कुल कम होती है। तो थोड़ी सी बरसात, कुछ बूंदें पड़ती है ना, वो भी उनसे भी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है, इसलिए इनको कहा जाता है क्या, गोल्डन ड्रॉप। क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप। उत्तरी भारत में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उसको कहते हैं मावट। क्या कहते हैं, मावट। ठीक है, और ये जो मावट है ये उत्पादन को एकदम से बढ़ा देती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। और इस गोल्डन ड्रॉप का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो क्या होता है, बम्पर क्रॉप के रूप में होता है। बहुत ज़्यादा इससे उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, सरसों पे पड़ता है। सरसों के उत्पादन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो भूमध्य सागर की तरफ से आती है, पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में आते हैं, और कम वर्षा में कुछ बूंदें जो होती हैं उनके कारण भी फसल में अच्छा उत्पादन हो जाता है, इसलिए उसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड ही एक खबर इसमें और छपी है, भरतपुर की राधिका और ब्रजराज। ये दो चीजें नाम याद रखने हैं आपको, राधिका और ब्रजराज। ये दोनों के दोनों हैं, वो किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इस तरह के क्वेश्चन कोई पूछे जाते हैं क्या, बिल्कुल पूछे जाते हैं। RS 2021 प्री में एक क्वेश्चन आया था, नाबी MG, ठीक है, और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। देखिए ये क्वेश्चन सुजस में था और सुजस से डायरेक्ट लिया गया था और ये पूछा गया था कि नाबी MG क्या है। तो ये काले गेहूं की क्या थी, है कि किस्म थी, काले गेहूं की किस्म थी, जो बहुत ही रेयर में लोगों को याद थी। तो नाबी MG था। तो जिस तरह से वो पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है। तो राधिका और ब्रजराज जो है वो दो किस्में हैं, किस चीज की है, सरसों की। ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये किसकी किस्में है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित कार्यबल की सिफारिश के आधार पर सेवर में क्या स्थापित किया था, सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। कब, सेवर में 20 अक्टूबर 1993 को। ये चीजें याद रखनी है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सेवर में है। सेवर कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर में। और यहाँ पे इन्होंने 20 अक्टूबर 1993 को सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। और ये जो केंद्र है वो सरसों के लिए अनुसंधान, नए नए बीजों के उत्पादन में कार्य करता है। और इसी केंद्र के, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही राधिका और ब्रजराज नाम की जो है वो दो किस्में जारी की गई है। बस इसमें आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वो है सेवर, भरतपुर में। और 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ICAR के द्वारा 1990 में जो कार्यबल गठित किया गया था उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से सरसों के लिए अनुसंधान, जैसे नवीन बीजों का उत्पादन है, उत्पादन बढ़ाना, कीट के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न का ऐसे कार्य करता है। तो ये तारीख भी आप याद रखते हैं, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए अगला है, ऐतिहासिक स्थल है मूर गुफा। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि मूर गुफा कहाँ पे है। तो सबसे पहले चीज तो आपको इसको ये याद रखना है कि मूर गुफा है वो कहाँ पे है, सिरोही में है। कहाँ पे है, सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू, ठीक है। और वहीं पे क्या बनी हुई है, मूर गुफा। किसके समान, कछुए के समान नजर आती है। इसको दूर से देखते हैं तो ये देखिए जैसे कोई कछुआ हो उस हिसाब से दिखाई देती है। इसका नामकरण मेजर जनरल आर्थर थॉमस मूर के नाम पे किया गया है। और मेजर जनरल अंग्रेज अधिकारी था थॉमस मूर, उसके नाम पे इस गुफा का नाम क्या कहते हैं, मूर केव कहते हैं। 1902 में उन्होंने एक लेख लिखवाया था, जो एक कविता थी, एक कविता उन्होंने लिखी थी जो आज भी यहाँ पे लिखी है। और किसने लिखवाई थी, थॉमस मूर ने लिखवाई थी। इसलिए थॉमस मूर के नाम पर इस गुफा को क्या कहा जाता है, मूर केव या मूर गुफा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दो बड़ी चीजें हैं, राजस्थान के खजुराहो, बाड़मेर के हातमा गांव में स्थित। देखो महत्वपूर्ण चीज, इस तरह की चीजें कहीं नहीं मिलती है।
बाड़मेर के हातमा गांव में स्थित किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। कौन से गांव में है? ये चीज याद रखने वाली चीज है। गांव कौन सा है? हातमा। बाड़मेर का कौन सा गांव? हातमा। एक बार पूछा था, एक बार कौन से एग्जाम थी मुझे याद नहीं, मेवानगर प्रश्न आया था, मेवानगर क्यों प्रसिद्ध है? मेवानगर क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही कम लोगों का ये सही हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम ये इतना प्रचलन में नहीं था। नाकोड़ा के जो भैरव जी हैं उसी जगह को मेवानगर कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि हमें पता है कि किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, लेकिन वो किस गांव में स्थित है? हातमा गांव में स्थित है। ये छोटी छोटी चीजें आपको दूसरे से आगे लेके जाती है। तो किराड़ू के जो मंदिर है वो कौन से गांव में स्थित है? हातमा गांव में स्थित है। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। और एक उदयपुर का है जगत, जहाँ अंबिका माता का मंदिर है, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु खजुराहो या मिनी खजुराहो कहते हैं। दो चीजें याद रखनी है। राजस्थान का खजुराहो वो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर जो हातमा गांव में है, और राजस्थान का मिनी खजुराहो वो है उदयपुर में जगत, उदयपुर का जगत जो मिनी खजुराहो कहा जाता है। अब खजुराहो क्या चीज है? दक्षिण भारत में खजुराहो एक नामक एक जगह है जो अपने मंदिर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ मंदिर बनाए गए थे। तो उस दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। उस दक्षिण भारतीय शैली में यहाँ मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं खजुराहो कहते हैं। ठीक है, किराड़ू में सबसे पहले कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। 1161 में शिलालेख के अनुसार इस गांव पर परमाणु का शासन था, जिसका नाम परमाणु की राजधानी किराकूप रखा गया, जहाँ 1000 ईस्वी में 5 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें 2-3 याद रखने हैं। एक तो ये जो क्षेत्र है वो किसके अधीन था? परमार शासकों के अधीन था। राजपूतों के वंशज थे परमार, उनके अधीन था, और उनकी राजधानी थी किराटकूप, और वही बाद में नाम बदल के हो गई क्या? किराड़ू हो गई। तो यहाँ पे 1000 ईस्वी में 1161 ईस्वी का एक शिलालेख मिला, जिससे ये चीज पता चलती है। और 1000 ईस्वी में यहाँ पे कितने मंदिर बने थे? 5 मंदिर बनाए गए थे। अब देखो क्या है, मंदिरों की निर्माण शैली दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या गुप्त वंश जैसी, मतलब दक्षिण भारत के जैसे मंदिर है वैसे मंदिर यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस श्रृंखला में केवल विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, सोमेश्वर मंदिर ही ठीक है। अब देखो 5 मंदिर हैं, उसमें से 3 मंदिर टूट चुके हैं, 2 मंदिर बच रहे हैं। एक तो कौन सा जो महत्वपूर्ण है? सोमेश्वर। सोमेश्वर मंदिर जो शिव जी का मंदिर है, और एक विष्णु मंदिर। ये 2 मंदिर जो हैं वो अभी बाकी हैं, बचे हुए हैं, बाकी खंडर की हालत में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, तो किराड़ू के जो मंदिर हैं सोमेश्वर और जो शिव मंदिर है और विष्णु मंदिर है, तो ये 2 भी बचे हुए हैं। टोटल मंदिरों की संख्या कितनी है? 5 है। खंभों के सारे बनाए गए हैं, भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर या विष्णु मंदिर या किराड़ू के जो मंदिर है वो दक्षिण भारत के कौन से मंदिर से मिलते जुलते हैं? तो दक्षिण भारत का मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, उससे मिलते जुलते हैं। मीनाक्षी मंदिर है ना, मदुरई में है, उससे मिलते जुलते मंदिर ये दिखते हैं। अब देखो यहाँ के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। ये कहानी क्या है कि ये कहा जाता है कि यदि कोई रात्रि को वहां रुक जाता था तो आदमी किसका बन जाता था? पत्थर का बन जाता था। आदमी सूरज अस्त होने के बाद यदि उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता है, क्यों नहीं भटकता है? क्योंकि एक बात मानी जाती है कि यहाँ अगर कोई रुकता था तो वो पत्थर का बन जाता था। और ऐसा क्यों होता था? कि एक साधु के द्वारा ऐसा श्राप दिया गया। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं, इनमें कितनी सत्यता है उस पर अपन नहीं जाएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अपने को जो ऊपर वाली चीजें बताई वो याद रखनी है। अब देखिए 2-3 स्कीमें दी गई है, आपको इनको विशेष तौर से याद रखना है। करंट के रूप में ये स्कीमें बहुत पूछी जाती है। सबसे पहले है ई मित्र @होम। ई मित्र @ ये स्कीम का नाम ई मित्र @होम। 19 दिसंबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। 19 दिसंबर 2021 को ई मित्र @होम। क्या होगा इसमें? ई मित्र 80,000 से अधिक हैं और 500 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो राजस्थान में जो ई मित्र हैं 80,000 से अधिक ई मित्र स्थापित किए गए हैं, जो 500 से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ
प्रत्येक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में 11,000 लगभग 11,000 ई मित्र प्लस मशीनें भी। ई मित्र प्लस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये एक प्रकार की मशीन होती है जिसके अंदर व्यक्ति खुद जो है वो विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं जैसे आवेदन करना है या फिर जमाबंदी की नकल लेना, ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। बजट 2021 के अनुसार विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध करवाने के लिए अब ये ई मित्र @होम क्या है, इसके बारे में सबसे पहले तो अपन ई मित्र के बारे में देख रहे हैं। @होम क्या है कि बजट 2021 में सबसे पहले तो घोषणा की गई है, आपको याद रखना है कि बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई है। इसमें क्या है कि सरकारी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए ये सेवा शुरू की गई है, ई मित्र @होम। सरकारी सेवाओं को घर पे ही उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है और बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई है। अब देखिए ये 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा सेवाओं हेतु 1 जनवरी 22 से 32 सेवाओं को और जोड़ा गया। आपको 2 चीजें याद रखनी है कि जो पहला चरण है वो स्टार्ट हो चुका है, दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्रथम चरण जो है वो 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और कहाँ हुआ, जयपुर और जोधपुर। आपको दोनों जिलों के नाम याद रखने हैं और इन दोनों के भी क्या है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं है। इन शहरी क्षेत्रों में जो है वो ये सेवा शुरू की गई है और 1 जनवरी 2022 को इसमें 32 सेवाओं को और जोड़ा गया है। ये सेवाएं बढ़ती रहेगी, तो ये सेवाएं अपने को याद संख्या रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को याद सिर्फ ये रखना है कि 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ, बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई थी और सरकारी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप से इसका प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण के तहत जयपुर और जोधपुर में ये शुरुआत की गई है। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, जाति, मूल निवास, ये मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं जो ऑनलाइन होती है, जैसे सूचना का अधिकार है, EWS प्रमाण पत्र है, पालनहार योजना आवेदन है, RTO संबंधित विभाग, मतलब जितने भी जो कार्य हैं वो सारे के सारे अब उनको घर पे ही उपलब्ध करवाने के लिए, जनता को घर पे उपलब्ध कराने के लिए ये सेवा शुरू की गई है। अब इसमें देखो कैसे काम कैसे करेगी। संबंधित सेवा का शुल्क जो कि उक्त सेवाओं के अमूमन 50 रुपये ई सहायक द्वारा प्राप्त कर ई मित्र @होम की प्राप्ति रसीद प्रार्थी को दी जाएगी। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये सेवाएं ऊपर है उनका साधारण शुल्क 50 रुपये है, उसका आवेदन करने के लिए ये सेवाएं जो है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी और उसके 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा। आपको ये याद नहीं रखना, आपको मुख्य रूप से ये 16 नंबर याद रखना है। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए होम सेवा शुल्क राज्य सरकार द्वारा 73 रुपये प्राप्त कर प्रार्थी को रसीद दी जाएगी। देखिए जो सेवाएं आप लोगे, जो सेवाएं जनता लेगी, उसकी जो निर्धारित राशि है वो तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ घर पे सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, घर पे आपको दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है, इसलिए 73 रुपये 73 रुपये जो है वो उसको अलग से दिए जाएंगे। ये इसका शुल्क होगा। तो आपको अगर पूछा जाता है परीक्षा में कि ई मित्र @होम के तहत कितने शुल्क दिया जाएगा, तो 73 रुपये। ये आपको ये 50 वाला याद नहीं रखना है, क्योंकि ये तो जो भी आवेदन है उनके जो सरकारी जो शुल्क है वो लगना ही लगना है। ये सिर्फ डोर स्टेप डिलीवरी का शुल्क है जो ई मित्र को अतिरिक्त प्राप्त होगा। ई मित्र के पास ई मित्र कियोस्क की सहायता से ई सहायक द्वारा स्कैन दस्तावेजों का ई मित्र @होम पोर्टल से ई मित्र पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन किया जाएगा। वो ई मित्र के पास आवेदन आएगा, फिर वो घर जाएगा, वहाँ से दस्तावेज लेके अपलोड करेगा और अपलोड होने के बाद में प्रिंट निकाल कर उनको घर पे ही पहुँचाएगा। तो 2 जिले हैं, जयपुर और जोधपुर, और उन दोनों के जो शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्र में 19 दिसंबर से जो है ये सेवा शुरू की गई है। अब क्या क्या सेवाएं हैं इसके तहत देखिए ये तो लोगो है ई मित्र @होम सरकारी सेवा आप घर बैठे पाए, ठीक है, और पैसे कितने हैं 73 रुपये। कौन कौन सी सेवाएं, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आवेदन है, जन आधार पंजीयन है, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। सभी ई सहायकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का खतरा नहीं है क्योंकि उनको दोनों डोज लगी है। तो ये अलग से सेवाओं की सूची दी गई। तो अमूमन जो भी सेवाएं हैं, जैसे मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार है, विवाह पंजीकरण है,
जितनी प्रकार की सेवाएं हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाती है मित्र के द्वारा, उनकी डोर स्टेप डिलीवरी वहाँ करवाई जाएगी। अब इसमें देखो दे रखा है कि अगर सरकारी सेवाएं का जिनका साधारण मूल्य 50 रुपये है वो 50 रुपये अलग से लिया जाएगा। 7 दिन में सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और 73 रुपये, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये जरूर याद रखें आप। 73 रुपये जो है डोर स्टेप डिलीवरी के दिए जाएंगे। ई मित्र को घर पर सेवा प्रदान करने के लिए 73 रुपये का वो चार्ज आपसे लेगा। नो नीड टू विजिट, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये नई सेवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, नई योजना शुरू की गई है। अगली योजना है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। बजट घोषणा 2021-22 की जो बजट घोषणा थी उसमें सरकार ने जीवन रक्षक योजना के नाम से शुरू किया था। ठीक है, अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसा कि इसका नाम ही है जीवन रक्षक, जीवन की रक्षा करना। दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस योजना में क्या होगा कि दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और उसको यदि कोई भला आदमी समय पे अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, ये भी याद रखने वाला कि धारा 134A के तहत सिविल व आपराधिक कार्रवाई से मुक्ति। लोग क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं सहायता करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर मुकदमे में पड़ना पड़ता है। तो एक 134A में संशोधन किया गया है और अगर कोई पहुंचाएगा तो उसे सिविल और आपराधिक कार्रवाई से मुक्ति दी जाएगी। यदि उसकी गवाही लेनी है, गवाही जरूरी है व्यक्ति की, तो पुलिस वाले क्या है, सादा वर्दी में, सादा ड्रेस में, मतलब वो ड्रेस में नहीं जाएंगे, सादा वर्दी में उसके द्वारा बताए गए स्थान पे जाके उसकी गवाही ले सकेंगे, यानी उस पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इस योजना से बाहर कौन कौन है, ऐसे लोग कौन है जिनको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। 108 और 1033 एम्बुलेंस के कार्मिक, जो एम्बुलेंस जिनका काम ही यही है, वो पैसे मांगने लग जाएं तो वो इससे बाहर रहेंगे। एक पुलिस कर्मचारी भी इससे बाहर रहेंगे और एक घायल के परिजन, जैसे किसी का कोई घायल होता है उसके परिजन है तो उनका दायित्व है वो लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इनसे बाहर एक्सक्लूजन कौन कौन होगा, ये चीज़ आपको तीनों याद रखनी है। एम्बुलेंस कार्मिक, पुलिस वाले और घायल के परिजन, जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो ये काम करेंगे, उनको इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। बाकी इस योजना के तहत 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। नेक्स्ट देखिए, IM शक्ति और उड़ान योजना, चुप्पी तोड़ वरोधान। देखो सबसे पहली बात तो RS में ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में। 19 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना थी? IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना कौन सा डिपार्टमेंट है आपको याद रखना है? महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सा डिपार्टमेंट चलाएगा? महिला एवं बाल विकास विभाग। अब इसके तहत देखो क्या लाभ दिया जाएगा। राज्य के समस्त महिला और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को माहवारी से स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा समस्त महिलाओं को, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखने वाली है। इसी को लेके RS प्री 2021 में कन्फ्यूजन हुआ था, बाद में ये क्वेश्चन डिलीट भी हुआ था। तो समस्त महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाओं को इसके तहत लाभ प्रदान किया जाएगा और सभी को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे तो वो शहरी क्षेत्र की हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो। अब ये जो योजना है इसकी शुरुआत तो अपन ने बता दी 19 नवंबर 2021 को होगी। अभी ये 2 चरणों में क्रियान्वयन होगी। तो पहला जो चरण है उसमें क्या होगा, सभी विद्यालयों की कक्षा 6 से 12 तक की 26 लाख छात्राओं को इसके तहत सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में कक्षा 6 से 12 तक की जो 26 लाख छात्राएं हैं उनको इसके तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। और दूसरे में क्या होगा, मतलब एक तो 26 लाख तो वो हो गई जो 6 से 12 तक की जो छात्राएं हैं कक्षा 6 से 12, ठीक है।
इसके अलावा 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक पर चिन्हित 5 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 18 वर्ष तक की किशोरियों और 45 वर्ष तक की महिलाओं। देखिए इसके अंतर्गत क्या हो गया कि 26 लाख तो ये हो गए, और इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक 282 ब्लॉक, सारे ब्लॉक 352 ब्लॉक हैं टोटल, तो 352 नहीं लिए हैं, 282 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक पंचायत समिति से जो है वो कितनी महिलाएं ली जाएंगी, कितनी आंगनवाड़ी है, 5 आंगनवाड़ी केंद्र चयनित किए जाएंगे, और उनमें 18 साल तक की किशोरी और 45 साल तक की महिलाएं, उनको भी सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम चरण में होगा। 26 लाख छात्राएं जो कक्षा 6 से 12 तक की होंगी, और 282 ब्लॉकों की 5 आंगनवाड़ी केंद्र प्रत्येक पे 18 तक की किशोरी और 45 वर्ष तक की महिलाओं को इसके तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। अब दूसरे चरण में देखो, दूसरे चरण में जो शेष बच के प्रदेश की शेष ग्राम पंचायत, ये तो हो गई सारी की सारी, इसके अलावा जो शेष ग्राम पंचायत होगी 18 से 45 वर्ष की महिला और किशोरी, 18 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं और किशोरियां हैं, उनको इसके तहत लाभ दिया जाएगा। अब और आगे देखिए क्या है इसमें, राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीजें, इस तरह की चीजें जो है वो अपन ध्यान नहीं देते हैं कि इस योजना के तहत जागृति फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। और अच्छा कार्य करने, जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरण किए जाएंगे, उनको इसके तहत पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी उड़ान योजना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये योजना है, इस योजना के मूल उद्देश्य क्या, सरकार ये योजना क्यों लेके आई। तो देखिए मूल उद्देश्य है, योजना का लक्ष्य है बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना और उसकी गरिमा, सुरक्षा और महामारी से संबंधित जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाना और अनुकूल वातावरण तैयार करना। 2 चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले स्वच्छता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की अनहाइजेनिक बीमारियां होती है, और दूसरी चीज जो है वो उनके सैनिटरी नैपकिन के यूज से संबंधित, उपयोग से संबंधित उनमें जागरूकता का वातावरण तैयार करना है। ठीक है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घूंघट प्रथा है, उन महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा। मिनिस्ट्रियल हाइजीन एंड मैनेजमेंट MHM के संबंध में आमजन को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना, ये अलग अलग चीज है कि जैसे MHM जो है उसके संबंध में महिलाओं को जागरूक करना और उनको संवेदनशील इसमें बनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण और क्रय और वितरण की योजना बनाना। देखिए ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं के लिए चीजें बन रही है, महिलाएं ही बनाई है। SSG किसके द्वारा बने हैं, महिलाओं के द्वारा बने हैं। तो इन महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें ऋण प्रदान करना और उनसे खरीद करके उसके वितरण की योजना बनाना, ये भी इसके तहत शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी आय में भी वृद्धि हो सके। स्वच्छता के साथ, जागरूकता के साथ साथ महिलाओं की इनकम बढ़ाने का काम भी इसके तहत किया जाएगा। अगला है महिला स्वयं सहायता समूह है, सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों NGO को महामारी स्वच्छता प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन देना। देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि जो SSG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके अलावा NGO हैं और जो और कोई कार्यकर्ता हैं जो महामारी स्वच्छता प्रबंधन में अच्छा कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहन राशि भी इसके तहत दी जाएगी, पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये इनके इस योजना के उद्देश्य हो गए। अगली देखो नेक्स्ट स्कीम है, इसके तहत अपनी है जागृति, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। कोविड के अंतर्गत ये स्कीम महत्वपूर्ण है। 19 दिसंबर 2021 शुभारंभ कब हुआ उड़ान योजना का, उसी के दिन ये जागृति भी लाई गई। तो देखिए जागृति योजना में क्या है, योजना का पूरा नाम है जागृति बैक टू वर्क योजना। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि कोरोना महामारी के कारण उपजे हालातों से बहुत से कामकाज और व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं ने अपना काम छोड़ दिया। कोरोना के कारण ऐसे हालात उत्पन्न हो गए कि जो व्यवसायिक क्षेत्र की जो प्रशिक्षित महिलाएं थी, साधारण महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशिक्षित महिलाएं थी, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। लेकिन
ऐसी ही महिलाओं को पुनः रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल, जिन्होंने व्यवसायिक करियर का परित्याग कर दिया, परिवार संभालने के कारण या कोरोना के कारण, XYZ कोई भी कारण रहा हो जिसके कारण वो काम उन्होंने काम छोड़ दिया हो और अब उनको वापस काम पे लौटना है, वापस बैक टू वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो उनको वापस काम पे लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार के सतत प्रयास से महिलाओं को जॉब दिलवाने और वर्क फ्रॉम होम के अवसर, सबसे बड़ी बात है, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की गई है। देखिए ऐसी महिलाओं को क्या है, सबसे बड़ी बात तो जो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया उनको वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे और उनको रोजगार वापस दिलाया जाएगा। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं हैं उन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से, देखिए सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से, ये ध्यान रखना है, काम उपलब्ध करवाया जाएगा। कहाँ पे? घर पे ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके, तो जिन महिलाओं ने अपना रोजगार छोड़ दिया कोविड की वजह से, उनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध किया जाएगी और निजी क्षेत्र के सहयोग से। 2-3 चीजें याद रखनी है, एक तो वर्क फ्रॉम होम होगा, प्रशिक्षित महिलाएं हैं ये, और निजी क्षेत्र के सहयोग से उनको रोजगार उपलब्ध करा के आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। अब कौन करेगा ये काम? डिपार्टमेंट महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा ऐसी महिलाओं प्रशिक्षित हैं, ऐसी महिलाएं जो ट्रेंड है लेकिन उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है या जिनकी जॉब चली गई है, आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को पुनः वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। 3 वर्ष में टारगेट कितना है? 3 वर्ष में कितनी महिलाएं? 15,000 महिलाओं को 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का जो है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास इसमें किया। अब इसके अंदर कौन कौन सी महिलाएं पात्र होंगी? सबसे पहले तो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, आउटर नहीं होनी चाहिए, राजस्थान की निवासी महिलाएं इसके अंदर होगी, और ऐसी महिलाएं जिनको काम करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो और किसी कारणवश उन्होंने जॉब छोड़ दिया हो, ऐसी महिलाओं को इसके तहत पात्र माना जाएगा। तो 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को इसके तहत रोजगार प्रदान करवाया जाएगा निजी क्षेत्र के सहयोग से। यह भी आपको विशेष तौर से याद रखना है, जागृति बैक टू वर्क योजना। अब इस योजना के उद्देश्य देख लिए। कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं के विभिन्न कारणवश जॉब छोड़ देने के कारण उत्पन्न कैरियर गैप को दूर करना। पहला उद्देश्य है कि उनके विभिन्न कारणों से उन्होंने जो जॉब छोड़ दिया तो उससे जो कैरियर गैप उत्पन्न हो गया उसको दूर करना है। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी महिलाओं का क्षमता, इनको देखिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उनकी क्षमता का संवर्धन हो सके, वो ट्रेंड हो सके, उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो सके। ये भी इसका एक उद्देश्य है। जॉब प्रदाता एवं जॉब हेतु इच्छुक महिलाओं के हेतु सेतु के रूप में कार्य करना। जो जॉब प्रदाता है, जो नियोक्ता है, जिसको जो जॉब प्रोवाइड करवा रहा है वो, और जो महिलाएं जॉब की इच्छुक है, दोनों के बीच में प्लेटफॉर्म के रूप में, सेतु के रूप में जो है वो ये योजना काम करेगी। ऐसी महिलाएं जो कि कार्यस्थल पर जाने या जाकर कार्य करने के हेतु इच्छुक अथवा सक्षम नहीं है, या तो वो कार्यस्थल पर जा नहीं सकती या फिर वो सक्षम नहीं है, उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से, ये याद रखना भाई, निजी क्षेत्र के सहयोग से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो या तो कार्यस्थल पे जा नहीं सकती, सक्षम नहीं है, या फिर वो कार्यस्थल पे जाने की इच्छुक नहीं है, ठीक है, तो उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण, रोजगार सृजन एवं नवाचारों द्वारा, प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और नवाचारों द्वारा जॉब से किसी कारणवश पृथक हो चुकी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इसके तहत करके उनको स्वावलंबी किया जाएगा। यह भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और महिला अधिकारिता विभाग व CSR संस्था के माध्यम से रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। देखो, सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी ताकि जो महिलाएं रोजगार से जुड़ने की इच्छुक हैं वो रोजगार के लिए आवेदन कर सकें। तो ये थी जागृति बैक टू वर्क योजना। मेन चीज आपको यही याद रखनी है कि इस योजना के अंतर्गत कोविड परिस्थितियों के कारण ऐसी महिलाएं जो उन्होंने 1 साल का कार्य का अनुभव है और अपना काम छोड़ दिया है, उनके कैरियर गैप को समाप्त करने के लिए सरकार ये योजना लेके आई है
जिसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से सेतु के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से रोजगार प्रदान करके आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, अगला है देखो ओलंपिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे बड़ी बात है ओलंपिक गेम जो होते हैं वो कितने समय में होते हैं, 4 साल में होते हैं। तो ये जो सभा है ये भी 4 साल में आता है। बीकानेर का प्रसिद्ध है और बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण समाज का प्रसिद्ध सामूहिक विवाह। बीकानेर का जो पुष्करणा ब्राह्मण समाज है उसका सामूहिक विवाह है। ये 1616 ईस्वी में महाराजा सूर सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 1691 तक, 1616 से लेकर 1691 तक ये 7 वर्ष बाद होता था। कितने साल बाद होता था? 7 वर्ष बाद होता था, लेकिन बाद में उसको 4 वर्ष बाद में कर दिया गया और 2005 से इसका वापस समय परिवर्तन करके उसको कर दिया 2 वर्ष बाद में कर दिया गया। और देखिए अपनी सादगी के कारण ये बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि एक कहा जाता है कि बजावन ने पूपू ठीक है और लगावन ने कुकू रोड़ी, ये इस सावे की खासियत है, मतलब सादगी के लिए प्रसिद्ध है। और बीकानेर का पुष्करणा ब्राह्मण समाज का है। अब अंतिम चीज इसमें आती है अपनी ई दाखिला। क्या है? ई दाखिला। इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सरकार के द्वारा 1986 में एक एक्ट लाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या लाया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इस एक्ट के तहत किसी भी प्रकार का कोई खरीदारी होती है, उपभोक्ता है, तो उसके साथ यदि कोई कुछ गलत होता है तो वो इस एक्ट के तहत आवेदन कर सकता है और उसे जिला उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय तो उसके द्वारा उसको रियायतें दी जाती है, उसको उसके साथ न्याय किया जाता है। सरकार ने इसमें अभी संशोधन कर दिया और संशोधन करके 2019 में एक संशोधित एक्ट लेके आए और उसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019। और इस 2019 वाले के अंदर उन्होंने शामिल किया कि इसको ई दाखिला के। तो ई दाखिला क्या है? ई दाखिला 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के द्वारा आवेदन करने की प्रणाली। क्या आवेदन करना है, किसका आवेदन करना है? यदि किसी प्रकार की खरीदारी से उपभोक्ता को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है या उसे नुकसान हुआ है तो वो ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें ऑनलाइन शिकायत भी कर सकता है, ऑनलाइन ही वीसी के माध्यम से उसकी क्या होगी, अटेंडेंस हो जाएगी और सुनवाई जो है वो भी वीसी के माध्यम से ही होगी। मतलब सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होगी, उपभोक्ता को न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह है ई दाखिला। बस इतनी चीज़ अपने को याद रखनी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किसी भी प्रकार की शिकायत, वीसी, नोटिस प्राप्ति से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल जो है वो क्या है, ई दाखिला है। अब इसमें देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसमें एक छोटी सी चीज अपन एक देख लेते हैं कि इन्होंने एक 3 क्राइटेरिया बनाए हैं। सबसे पहले जिला, फिर है राज्य और फिर है राष्ट्रीय। देखिए ये 3 स्तर हैं। तो 50 लाख तक के जो काम है, 50 लाख तक के जो खरीदारी है वो तो आती है जिला उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत। 50 से 2 करोड़, 50 से लेकर 2 करोड़ तक की जो है वो आती है राज्य के अंदर में, और 2 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो वो किसके अंतर्गत आती है, राष्ट्र के अंतर्गत। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था अपना आज का ये सुजस का सारांश। अभी आगे जो है वो अपन अप्रैल वाले सुजस लेंगे। तो हमें विश्वास है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा, आप इसको पूरा देखें। आगे आने वाले जो जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें करंट इश्यूज होते हैं, और आरएस तो महत्वपूर्ण माने, आरएस में तो इसमें से जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। सुजस में से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं सुजस में से। तो आरएस में तो आप ये मान के चलिए कि जरूर आएंगे। बजट है, सुजस है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये 3 चीज़ें और करंट इश्यूज है। जैसे अपने
जो मंथली करंट है, ये चारों चीज़ें मिलाकर ये RS प्री पास करवाती है। ठीक है, तो हम एक एक इसको लेंगे, फिर करंट भी लेंगे, ताकि RS 2022 का जो प्री है उस तक अपन पूरी तरह से इसको तैयार कर सकें। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने सुझाव दें। धन्यवाद।